आप जरा देखिएगा जी, ये इसका बयानी हल्फी है, सामने आ रहा है आपके। ये मैं आपके लिए ना जरा पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि उर्दू मेरा ख्याल है बहुत से लोग नहीं पढ़ सकते जी। ये कहता है कि इल्म दीन वल्द ताले मंद जात तरखान। आपने इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को सुना होगा जी। तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया जी, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया जी। मतलब ये अल्लामा इकबाल साहब भी कहते थे कि जी तरखाना दा मुंडा जो है वो हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए और उसने जन्नत कमा ली, और ये इस तरह, ये इससे कनेक्टेड बातें हैं ये। तो ये कहते हैं जी कि सवाल नंबर 1, क्या तुमने मोरखा 6 अप्रैल 1929 2 बजे दोपहर मरहूम राजपाल पर चाकू से हमला इसको कत्ल करने की नीयत से किया था? क्या तुमने मकतूल के सीने में चाकू पेवस्त नहीं किया जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई? जवाब नहीं। वो इस कत्ल से इनकारी हो गया, मतलब उसको जन्नत नहीं चाहिए थी। ये मुसलमान उसको जबरदस्ती जन्नत देने के चक्कर में है। सवाल नंबर 2, क्या तुम्हारा वारदात के मौके से ताकुब किया गया और यारतन के टाल से इस वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया? जवाब, मैं सब्जी मंडी की तरफ आ रहा था और मुझे बगैर किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। वो कह रहा है मुझे तो बस पता ही नहीं मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया। सवाल नंबर 3, क्या तुमने पकड़े जाने के वक्त ये नहीं कहा था कि मैं कोई चोर नहीं हूं बल्कि मैंने रसूलुल्लाह का बदला लिया है? जवाब, नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं चोर नहीं हूं। ये रसूलुल्लाह आशिकी जो है वो निकल गई, आशिकी 3.0 निकल गई। फिर कहता है, क्या तुम्हारी कमीज और कब्जा से कमीज और सलवार वो चाकू वगैरह बरामद नहीं हुआ? हाँ। तो ये कहता है कमीज मेरी है और मेरे कब्जा से बरामद हुई थी, लेकिन सलवार मेरी नहीं है और मेरे से बरामद नहीं हुई। सवाल नंबर 5, क्या तुमने कत्ल के रोज चाकू आत्मा राम से खरीदा था? गवाह नंबर 12, जवाब नहीं, इस पे भी मुकर गया ये। सवाल नंबर 6, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? जवाब, मैं बेगुनाह हूं और मैं नहीं समझ सकता कि मेरे खिलाफ ये जुर्म क्यों लगाया गया है। सवाल नंबर 7, तुम कुछ कहना चाहते हो? जवाब, कुछ नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि वो इस चीज से ही इनकारी हो गया था कि उसने कत्ल भी किया है या नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आशिकी थी वो सारी बह गई। ठीक है, आशिकी जो थी वो सारी बह गई। अच्छा, अब जनाब ये बयान से तो साफ जाहिर हो गया कि जी उसने कत्ल नहीं किया। अब इल्म दीन का मौकफ ये था कि पुलिस जो है वो शनाख्त परेड में उनके अलावा एक शख्स को पेश किया गया जो कि बूढ़ा था, और चूंकि वो इस केस का गवाह आत्मा राम, जिनसे इल्म दीन ने मुबैना तौर पर कत्ल होने वाला छुरा खरीदा था, बगैर किसी तरद्दुद के शनाख्त परेड के दौरान पहचान लिया और इन्हें मुलजिम समझ लिया, क्योंकि वो जाहिर बात है उसने उसी से चाकू खरीदा था, तो उसने बोल दिया कि भाई चाकू तो उसने मेरे से खरीदा है। इल्म दीन ने मजीद अपने बयान में कहा कि जब मजिस्ट्रेट शनाख्त के लिए आए तो उन्होंने उससे इस बात की शिकायत की थी, मगर मजिस्ट्रेट समेत किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। ये वो दो बयानात हैं जिनकी बुनियाद पर बाज अफराद का ख्याल है कि इल्म दीन ने राजपाल को कत्ल करने से इनकार किया था। लेकिन यहां यह भी कहा जाता है कि इल्म दीन ने अपना जुर्म कबूल किया था और सहते जुर्म से कभी इनकार नहीं किया, यानी कि उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये कत्ल क्यों नहीं किया, मैंने किया ये कत्ल। वो ये कहता है, कुछ बातें ये भी हैं। फिर इनका मुकदमा लड़ने के लिए जनाब जो हमारे बानिया पाकिस्तान थे मोहम्मद अली जिन्ना को वकील क्यों बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना ने अदालत के रूबरू इल्म दीन के इस गैर अल्फी बयान के बजाय ये दलील दी थी कि इल्म दीन कम उम्र है और इसकी उम्र 19-20 साल के लगभग है, और फिर इसने जुर्म इसलिए किया है कि इसके जज्बात को ठेस पहुंची है और उसने गुस्से में आकर राजपाल पर हमला किया था। ठीक है, और इसकी इंग्लिश जो है वो केस भी मौजूद है जिसको आप चेक कर सकते हैं जाकर, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये वो उस केस की प्रोसीडिंग है, ये देख सकते हैं आप। अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ JKM स्क्वायर सेशन जज लाहौर डेटेड 22 मई 1929 कन्विक्टिंग द appellant इल्म दीन सन ऑफ ताली अहमद। अच्छा जी, ये आपके सामने आ सकता है या आप इसको देख भी सकते हैं, और हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी है इल्म दीन सन ऑफ ब्ला 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 तरखान, year of age 19 to 20 and a resident of Mohalla Sirianwala in Lahore city has been convicted of having caused the death of one Rajpal on 6th of April 1929 and under section 302 of the Indian Penal Code.
has been sentenced to death, has appealed, and the case is also before as under section 374 of the Code of Criminal Procedure. ठीक है, ये सारी कार्रवाइयां जो हैं ये मौजूद हैं आज भी, ये लोग चेक कर सकते हैं ताकि उनको पता चले कि हकीकत क्या है। सेशन कोर्ट ने इल्म-दीन को इस बयान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इल्म-दीन पर राजपाल के कत्ल के मुकदमे की समाअत शुरू हो गई और सेशन कोर्ट ने इल्म-दीन को सजाए मौत दी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट की ये सजा जो थी वो बरकरार रखी, जिसके बाद इस सजा के खिलाफ आखिरी अपील पर यूं कौंसल में हुई जहां इल्म-दीन की जानिब से मोहम्मद अली जिन्ना पेश हुए। इस मुकदमे की कार्रवाई के मुताबिक हाई कोर्ट ने मोहम्मद अली जिन्ना की इस दलील से इत्तफाक नहीं किया कि मुजरिम की उम्र 19-20 साल है और उससे ये जुर्म गुस्से की हालत में सरजद हुआ है। प्रेवी कौंसिल का ये फैसला था कि जिनाह की बयान करदा वजूहात मुनासिब और माकूल नहीं है और इल्म-दीन ने ये जुर्म कसदन किया है, जानबूझकर किया है। कौंसिल ने एनी गवाह जो मौजूद थे उस वक्त उन शहादात की रोशनी में इल्म-दीन को राजपाल के कत्ल का मुलजिम ठहराया और उसे सजाए मौत देने का हुक्म दिया। कौंसिल के इस फैसले के बाद बकिंगम पैलेस में रहम की अपील दायर की गई, जहां शाह जॉर्ज पंजम ने भी सजा को बरकरार रखने का हुक्म जारी कर दिया। जफर इकबाल नगीना ने अपनी किताब में लिखा है कि सजाए मौत पर अमल दरामद से 2 रोज कबल इल्म-दीन ने अपने एक दोस्त शीदा से कहा था कि यह दुरुस्त है कि राजपाल को मैंने ही कत्ल किया है। बाज लोग कहते हैं कि मैंने मौत से डर कर अदालत में इर्तिकाब फेल से इनकार किया, यह गलत है। हर मुसलमान का अकीदा है कि दुनियावी हयात आर्जी है और हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। मैं मौत से क्यों कर डर सकता हूँ। इसीलिए आपको काफी सारी कहानियां इल्म-दीन से मुतल्लिक सुनने को मिलती होंगी कि जी इल्म-दीन जो है उसकी कमरे से रोशनी आती थी और उसके कमरे से ये होता था, वो होता था। तो ये सारी बातें भी आपको सुनने को मिलती हैं। अदालत में जो मेरे बयानात रिकॉर्ड हुए हैं वो मैंने अपने बुजुर्गों के कहने पर अपनी मर्जी के बगैर दिए थे। मेरी ये कौंसिल में जो खबर है वो अपील नामंजूर हो गई और वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जी मुझे शहादत के लिए मुंतखब कर लिया गया है। ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी और इसमें जो है वो ऑफ कोर्स जो तजाद है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। और ये सारा मामला था जी। आप देखिए कि एक किताब लिखने पे जिसने किताब लिखी वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे और जिन्होंने किताब छापी उनको उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर जो है वो इनकारी भी हो रहे हैं साहब। तो ये सारी जो हैं ये कोर्ट की जो पेशियां थी। हैप्पी एथियस्ट डे जी बिल्कुल हैप्पी एथियस्ट डे। तो ये सारे मामलात हैं जी। और अब देखिए कि कैसे जो इन लोगों को है ये लोग हीरो बना देते हैं, फिर चाहे वो मुमताज़ कादरी हो, फिर चाहे वो इल्म-दीन हो, कोई भी हो, और हीरो बनाने के बाद लोग जो हैं वो उनको आइडियलाइज़ करते हैं। और आज भी आप देख लें हमारे चैनल पर ही देख लें, अभी आपको कुछ नज़र आ जाएगा जी हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। दलाइल की रोशनी में तो इनके पास बात करने को कोई होती नहीं है। फिर अगर आप कोई इनसे बात करते हैं तो ये आपसे रेफरेंसेस भी मांगते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि अगर कोई इनका मुफ्ती या आलिम कोई इनसे बात करेगा तो उसका रेफरेंस ये कभी नहीं मानेंगे। वो कुछ भी बोलता रहे उसका रेफरेंस नहीं मांगेंगे ये, चाहे वो खादिम रिजवी है, चाहे वो कुछ भी है। अब मैं कुछ कोशिश करता हूँ मुमताज़ कादरी के हवाले से कुछ निकालने की, ताकि आप वो भी देख सकें जनाजा वगैरह। ये अब जनाजा इसका जो है मुमताज़ कादरी का, आपको पता चलेगा कि ये हीरो इसको कैसे बनाया गया है। ये देखिए तो आपको पता चलेगा। ये तो तमाम मुसलमानों के जज्बात को सख्त तरीन ठेस पहुँचाई गई है और हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। इसमें कोई भी मकतबा फ़िक्र जिस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला हो, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी इस्लाम के हीरो हैं। मुमताज़ कादरी ने जनवरी सन 2011 में उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सलमान तसीर को तौहीन मज़हब के कवानीन पर तनकीद करने पर इस्लामाबाद की एक मार्केट में हलाक कर दिया था। इस फैसले के सिवा और इस फैसले पर अमल दरामद के सिवा बिल्कुल एक भयानक एक दरिंदगी ही थी जो हमारे सामने थी।
इस फैसले की वजह से और इस फैसले पर अमल दरामद की वजह से मुल्क में कानून और आइन का जो निज़ाम है उसकी तौसीक हुई है। जिस मुल्क का आइन हमें ये बताता है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, मौजूदा हुक्मरानों ने अल्लाह के अजाब को दावत दी है और अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। हमारा जो इंतजामी ढांचा है, आइनी ढांचा है, उसकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम लोगों को गया है कि इस किस्म की हरकत, इस किस्म के कत्ल जो हैं वो आइन और कानून की रूह से जुर्म है और करने वाला जो है आइन और कानून के मुताबिक सजा पाएगा। अब इसका असर लोग क्या लेते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग अपने जज्बात को काबू में रखना सीखेंगे और आइन और कानून के मुताबिक काम करने को ही तरजीह देंगे। जी वेलकम भाई, वेलकम। अब्दुल्ला भाई स्वागत है आपका। जी भाई, क्या जी हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बस जी ठीक ठाक। आप सुनाइए, कैसी जा रही है? सर मिस कर रहे थे सारे आपको, बेहतरीन। और बता दिया काफी कुछ, तो मतलब इस पे चले आप चले। आपकी क्या राय है? ये जो इस पे कताल वगैरह ये करते हैं उसकी आड़ में आके, और ये देखिए ना कितनी दफा हमें ये भी पता चलता है कि इस कानून का जो है वो कितना गलत इस्तेमाल करते हैं लोग के। एक एक शख्स जो है वो आकर जेल में बैठे हुए शख्स को मार देता है और उस पे इल्ज़ाम लगा देता है। एक कई ऐसे वाक़यात भी हुए जिसमें एक शख्स पे ये सिर्फ़ कह के इल्ज़ाम लगा दिया और उसको मार दिया कि जी मैं मस्जिद में था और इसने गुस्ताखी कर दी है। तो ये आप देखिए कि इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कितना गलत हो सकता है जब कानून ही ऐसा हो जिसको काला कानून, मैं भी काला कानून ही कहूँगा इसको। इंसानियत के खिलाफ ये कानून है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि देखिए आप किसी भी जो शख्सियत होती है, वो आपको अगर डिफेंड करना है तो आपको बाकायदा नैरेटिव के साथ डिफेंड करना होगा। अगर कोई ये कह रहा है कि रसूल अल्लाह ने अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी की थी, तो उसमें कोई झूठ तो नहीं है, वो सच है। अगर उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की थी, तो वो झूठ तो नहीं है, वो तो सच है। तो फिर आपको सबसे पहले तो ये अपनी किताबों से निकालना पड़ेगा ना। जी अब्दुल्ला। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे हम लोग अक्सर ही जिक्र करते रहते हैं ना कि ब्लास्फेमी और ये सारी जो चीज़ें चलती हैं मुसलमानों के, आजकल तो मुसलमान ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो कहा जाता है कानूनी हैसियत से कि हाँ जी अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था। अंग्रेज़ों ने कानून तो बनाया था, लेकिन आगे तो तुमने ही चलाया था ना भाई। और दूसरी बात ये है कि पहले इस चीज़ की कोई डेफिनेशन ही अभी तक फाउंड आउट नहीं हुई है कि ब्लास्फेमी असल में क्या है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर रूलिंग होती है या कोई उसूल बनता है, तो उसकी एक बहुत सेट किस्म की वर्डिंग होती है, एक बहुत सेट किस्म के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर वो उस कानून का इतलाक होता है, यानी उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन होती है। ब्लास्फेमी डिफाइन ही नहीं है। एक तो विक्टिमलेस क्राइम है नंबर 1। कोई इसका एक्टिव आपको विक्टिम नहीं नजर आएगा। ठीक है, लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स कोई फिजिकल तो नहीं होती है ना, सेंटिमेंट्स तो सबकी अपनी अपनी सब्जेक्टिव होती हैं। कानून जो बनते हैं दुनिया में, उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से एक सेम्बलेंस पैदा की जाए माशरे में, एक सोसाइटी में एक मीडियन बनाया जाए कि जिसके ऊपर तमाम लोगों को चल के अपने अपने बिहेवियर्स को सिविल रखने के लिए कानून जो है वो बनाए जाते हैं, ताकि माशरे में एक जो है वो सुकून रहे, कामनेस रहे और कोई किसी का हक नहीं मारे। लेकिन यहाँ तो ये इस किस्म की सब्जेक्टिव चीज़ है ब्लास्फेमी कि आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया हुआ, और इतने सालों से कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। चलो ठीक है, अंग्रेजों ने कानून बनाया भी था रंगीला रसूल के ज़माने में, जो एक ख़ास किस्म की कम्युनल टेंशन थी, उसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा गया, उसी का शाखसाना ये किताब भी थी। लेकिन आप ये देखिए ना कि किताब जो है वो सारे ऑथेंटिक बुकलेट जो है वो सारे ऑथेंटिक इस्लामिक रेफरेंसेस के साथ ही भरी हुई है। मैंने जब ये किताब पढ़ी थी तो मुझे ये खबर मिली थी कि ये कोई सैटायर पीस है ना, लेकिन वो सैटायर पीस तो नहीं है। अगर आप
उसमें जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मौजूद हैं, जो इनके अपने ट्रेडिशनल टेक्स्ट के हैं मुसलमानों के, तो वो तो बाकायदा एक किस्म की साइटेशन हुई हुई है ना, वो तो साइटेड चीजें हैं सारी। तो वो उस तरीके से तो नहीं है, वो तो एक चीज को सही बिल्कुल वे में जैसी वो है उस तरीके से दिखाए जाने की एक कोशिश है। तो बस यही है कि इस कानून का यहाँ भी हम देखते हैं कि मिसयूज करते हैं लोग ना, पाकिस्तान में भी बहुत मिसयूज होता है, बढ़ते 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 आज कहानी कहाँ तक चली गई है। लेकिन बात वही है कि खड़े हम लोग वहीं पीछे ही खड़े में ना, कोई रीजन नहीं है, एक धौंस है, एक जबरदस्ती है कि हमें जबरदस्ती की रिस्पेक्ट दो, हमें ज़बरदस्ती का जो है वो ताज़ीम दो, हमारे साथ ज़बरदस्ती की अकीदत रखो। तो भाई ऐसे नहीं होता है, और जितना आप ये एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से उतनी ही ज़्यादा आपको रिटेलिएशन देखने को मिलेगी। या तो आप उन बातों को अपने टेक्स्ट में से निकाल दो ना कि नहीं भाई ऐसा हुआ ही नहीं था, तो बात अलग है। अब वो टेक्स्ट में भी मौजूद हैं, फिर उसको जस्टिफाई भी करते हुए नजर आते हो। ठीक है, आप तो जस्टिफाई इसलिए करते हो कि आपका वो फेथ है, आपका वो अकीदा है, दूसरे से क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी उसको जो है वो उसी तरीके से लेके चले। तो बात वही है, एक आपका पर्सनल मामला है, उसके लिए कोई दूसरा शख्स जिम्मेदार नहीं है कि वो उस चीज़ के बारे में क्या समझता है। मिसाल के तौर पे यजीद को आम अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, आम जो है ना अच्छा फल नहीं है। तो क्या यजीद को ये हक हासिल है कि यजीद ये बोले कि जो है इसका गला उड़ा दो, और इसने जो है वो ब्लास्फेमी कर दी, इसने आमों की ब्लास्फेमी इसने कर दी है। तो ये इसी तरीके की फुलिश किस्म की बात अच्छा, है। वैसे कद्दू की ब्लास्फेमी तो होती है ना अब्दुल्ला? कद्दू की तो होती है, कद्दू की भी होती है, और हर उस चीज की होती है जो कि रसूल अल्लाह से किसी न किसी सूरत जो है वो जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन ब्लास्फेमी हो जाती है उसके उसकी अटरेंस से भी जो है वो ब्लास्फेमी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बात है भाई। अच्छा, ये कंप्लीट मैन आए हैं। कंप्लीट मैन साहब, आप मुसलमान हैं? कंप्लीट हेलो, मैन साहब मुकम्मल आदमी साहब? प्राइवेट में बताइए, आप मुसलमान नहीं बोल रहे? नो। नो, चलें ठीक है जी, फिर बाद में आइएगा, अभी नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज बिल्कुल सही कहा है आपने अब्दुल्ला। ये मतलब आज तक ये कोई डिफाइन नहीं कर सका। और असल में आप ये देखिए कि सेंटीमेंट्स जो हैं वो सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनके सेंटीमेंट सबसे ज्यादा फ्रेजाइल हैं। और अगर आपके सेंटीमेंट्स हैं तो आप आवाज उठाएं, ठीक है, आप नैरेटिव से जो है वो बात को खत्म करने की कोशिश करें। ये आप क्या मतलब छुरे चाकू निकाल के जनाब आप आ जाते हैं और आप कत्ल करने की धमकियां देना और फलाना ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जिसने मजहब छोड़ दिया है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात, आजकल एक बड़ा लोग बातें करते हैं आपके साथ कि जी ओ जी फलाने ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ये वाला हो गया, वो हो गया। भाईजान, ये आपको मैं एक बड़ी ना मजेदार बात बताता हूँ। आप ये देखिए कि अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई भी है, तो वो अगर कोई अपना मज़हब छोड़ता है तो उसको मारा नहीं जाता, ठीक है? हाँ, तनकीद शायद उस पे भी होती ही होगी, ऑफ़ कोर्स। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ईसाई छोड़ के जाएगा तो उस पे तनकीद नहीं होगी, कोई यहूदी अपना मज़हब छोड़ेगा तो उस पे तनकीद नहीं होगी। लेकिन उसको मेरा ख़्याल है मारा नहीं जाता, कोई भी मज़हब जो है वो मज़हब छोड़ने पे मारता नहीं है सिवाय इस्लाम के। तो आप ज़रा कोशिश करें ना, ये जो कवानीन आप बना के बैठे हुए हैं ना कि गुस्ताख की और ये मुर्तद की सजा, ये हटाएं ना, फिर आपको पता चलेगा कि एक्सचेंज कैसे चलता है मज़ाहिब में एक्सचेंज कैसे चलता है, फिर ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आप लोग तो यार, एक हिस्टोरियन बेचारा अपनी तहकीक करके किताब लिखने की कोशिश करता है, आप उसको भी मारने के चक्कर में होते हो यार। वो बेचारी पैट्रिशिया कोरोना ने क्या कहा है तुम्हें? वो डेन गिब्सन ने क्या कहा? उसने यही तो कहा है कि यार मुझे शक है, जो एविडेंसेस बताती हैं कि वो मक्का मक्का नहीं है। उसको भी मारने के चक्कर में पड़ जाते हैं भाई आप। मतलब जो आवाज निकालेगा, आप जो हैं वो उसको दबाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके साथ आप बात करें और उसको जनाब गुफ्तगू करके उसको गलत साबित करें। ये आपसे हो नहीं सकता। और गलत भी क्या साबित करना यार इन्होंने, गलत भी क्या साबित करना, मतलब आप ये देखें कि जितने मुंह उतनी बातें हैं।
एक अपना बना के बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, मतलब एक अपनी 8 इंच की कितने इंच की दीवार कहते हैं यार, वो मस्जिद कहते हैं 8 इंच की, हम्म 8 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। एक जितने आलिम है उतनी बातें हैं, उतनी इंटरप्रिटेशन है, तो आपको ये चीजें तो खुद सॉर्ट आउट करनी है ना भाई। लेकिन ये जो मामला आता है ना कि जी मजहब छोड़ने पे मार दो, और ये जनाब क्या कहते हैं उसको, गुस्ताखे रसूल की, इस पे सारे मुत्तफिक हैं। एक दफा बल्कि मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा यार ये तुम मुझे ये बताओ कि अगर एक शख्स जो है इसने मजहब छोड़ दिया है और वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है, वो किसी को कुछ नहीं कहता, तो उसके बारे में क्या हुक्म होना चाहिए? अरे नहीं जी, उसको भी मार दो। वही वाली बात है ना, एब्सोल्यूटिस्ट बातें हैं। और बिल्कुल उसके ऊपर कोई रीजन की साइड से ओपिनियन देने का कोई किसी को हक ही नहीं है। जो अटल बातें हैं, ये उन अटल बातों में से एक बात है ना। बिल्कुल। तो ये तो हमेशा क्रिटिसाइज होगी भाई। जब तक आप ये क्लेम करते रहेंगे कि हमारा रिलीजन जो है वो सबसे अच्छा है, हमारा रिलीजन पीस वाला है, हमारा रिलीजन ये है वो है, और फिर उसके साथ इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी प्रैक्टिसेस नजर आएंगी, तो लोग तो तनकीद करेंगे भाई, और ज्यादा ही करेंगे। बिल्कुल। देखे ना आप, टॉलरेंस की वजह से क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो रिडिक्यूल होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है ना। टीवीज के ऊपर सीरीज चल रही होती हैं, वो एक बहुत मशहूर सीरीज है फैमिली गाय के नाम से। जरा कभी जाके यूट्यूब पे सर्च करें और देखें जरा वो किस तरीके से रिडिक्यूल करता है ना क्रिश्चियनिटी को। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि कोई इस किस्म का वाकया हुआ हो या कोई प्रोटेस्ट भी हुआ हो, मारना तो दूर है, और किसी ने डोनाल्ड कोई ट्रंप प्रोटेस्ट भी किया हो। वीडियो बनाई है, वो भी देखी होंगे आपने, वो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल। खिलाफ यार हाँ सीरियसली, मतलब वो उसकी बीवी उसको बोल रही है कि पीटर किल हिम एंड आई हैव सेक्स विद यू। तो देखिए ये सब बातें हैं आप कि सिर्फ आपके अपने मुंह से कह लेने से कि हमारा रिलीजन ऑफ पीस है, ये कोई भी नहीं मानेगा ना उसको, जब तक आप अपने एक्शन से उसको जाहिर नहीं करेंगे कि वाकई में ये रिलीजन ऑफ पीस है या नहीं है। बिल्कुल। रिलीजन ऑफ पीस का के की चेस्ट थंपिंग करके इस किस्म की सजाएं रख के बैठना, तो ये तो भाई जो है वो ये वाली आपका फॉल्सहुड तो लोगों के सामने आएगा ही आएगा ना। और लोग उन बाउंड्रीज को पुश करने के लिए ये सब काम करते रहेंगे, और ये होता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप या तो इसको इग्नोर करना सीखें या फिर जो है कोई जवाब तैयार करें। जिन चीजों पे एतराज है आपको, उनके कोई जवाब तैयार करें, उसके ऊपर कंसेंसस बनाएं और फिर उसको सॉलिडिफाई करें आप। लेकिन बात वही है ना कि कैसे होगा ये सब, कैसे होगा कि जबकि एक पूरा ट्रेडिशन मौजूद है, रूलिंग्स मौजूद हैं, फिक और शरिया के उसूल जो हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, उसके सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से डील किया जाता था ना ये वाली एक्टिविटी करने वाले लोगों को। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन काम ये इनका अपना ही काम है, देखें किस तरीके से करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ल्ड विदाउट इस्लाम, ये भी मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान नहीं है तो आपको नहीं लेंगे, आप छोड़ दीजिए स्ट्रीम, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो रंगीला रसूल वाला मामला है, ये जो है ये खास तौर पे उस टाइम का एक कम्युनल टेंशन्स जो थी ना उसके साथ बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई चीज है ना। वो जो एक पूरा ख्याल उभरा था उस जमाने में कि टू नेशन थ्योरी और ये वो सब, एक तरीके से इस वाक़े ने भी जो है ना उस चीज को सॉलिडिफाई किया ना, वो टू नेशन थ्योरी वाली बात को। लेकिन बात वही है कि पंगा डाला हुआ था अंग्रेजों का, जिसके जो है वो सब लोग शिकार बने, और ये वाकया भी हुआ, और ये वाकया बड़ा इस्तेमाल हुआ है ना। आपको पता होगा वो कायद आज़म की इन्वॉल्वमेंट वगैरह का जो जिक्र है इसमें, कि उन्होंने केस लड़ा और ये और वो जो पूरी एपिसोड है। तो किस तरीके से इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया ना ये वाली जो फोर्सेस जो कि इंडिया का पार्टीशन चाहती थी, उन्होंने किस तरीके से इसको भी इस्तेमाल किया ना इस वाक़े को।
तो कातर ये भी राजे आप मुसलमान नहीं है, आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, अब सिर्फ मुसलमानों को लूंगा, मैं किसी नॉन मुस्लिम से बात नहीं करूंगा, सॉरी, अपॉलजीज, थैंक यू। तो ये बात है कि बाकायदा इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ। देखें, वायलेंस का इस्तेमाल करके आपने एक वायलेंट एक्ट का इस्तेमाल करके आपने एक जवाज़ बनाने की कोशिश की, जो कि शायद सोसाइटी उतनी डिवाइडेड नहीं थी, लेकिन एक ऐसी ऑप्टिक्स इस वाक़े के साथ बनी, रंगीले रसूल के ऊपर जो कत्ल वतल हुआ, उसकी वजह से एक ऐसी ऑप्टिक्स बनी कि वो चीज़ सॉलिडिफाई हो गई कि नहीं भाई, ये लोग जो है वो साथ नहीं रह सकते हैं ना, वाकई में ये टू नेशंस ही हैं और इनको अलग अलग ही रहना चाहिए। तो ये बात है कि इस लिहाज से भी एक काफ़ी अहमियत की हामिल बुकलेट थी। वैसे तो अगर मैं इसके कंटेंट पे जाऊं तो कोई ऐसी कोई मुझे तो नहीं ब्लास्फेमी नज़र आती। मिसाल के तो भाई किसी थर्ड पर्सन का किसी वाक़े को